हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 17.4। देखो 17.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है अ बैग कंटेन 72 कलर्ड बैलून्स। एक बैग है, उस बैग में 72 क्या है बैलून्स है और कलर्ड बैलून्स है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। एंड द नंबर ऑफ ईच कलर ऑफ बैलून्स इज गिवन इन द टेबल बिलो। अब देखो यहाँ पे पूरी टेबल गिवन है कि किस कलर के कितने बैलून्स उसमें बैग में है। जैसे यहाँ पे इस गिवन टेबल से हमें पता चल रहा है कि भाई जो रेड कलर के बैलून है वो कितने हैं, 12 है। येलो कलर वाले बैलून 24 है, ग्रीन कलर वाले बैलून 20 है और ब्लू कलर वाले बैलून 16 है। अब क्या करना है, इसमें लिखा भी नीचे ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। अब इस इन्फॉर्मेशन को हमें पाई चार्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। किसकी हेल्प से? पाई चार्ट की हेल्प से। ठीक है, अब देखो ये पाई चार्ट होता क्या है। देखो कई बार आपने ग्राफ देखा होगा, जैसे यहीं पर नीचे बना हुआ है ये टाइप का ग्राफ, कि जब इन्फॉर्मेशन सर्कल टाइप में सर्कल बना करके रिप्रेजेंट की जाती है तो तब जो ग्राफ होता है उस ग्राफ को हम बोलते हैं पाई चार्ट। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है, ये बना हुआ पहले से। ठीक है, तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है, जो सर्कुलर ग्राफ होता है, वही हमारा क्या होता है, पाई चार्ट होता है। और इसी पाई चार्ट को हम सर्कुलर ग्राफ भी बोलते हैं। कई बार क्या बोलते हैं इसको हम? सर्कुलर ग्राफ। ठीक है, तो पाई चार्ट बोले या सर्कुलर ग्राफ बोले, मतलब कि एक सर्कल बना करके उसमें सारी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की जाती है। और रिप्रेजेंट कैसे की जाती है कि सेंटर से उतने पार्ट बनाए जाते हैं जितनी इंफॉर्मेशन हमारी होती है। ठीक है, तो ध्यान दो, पाई चार्ट का मतलब क्या होता है? सर्कुलर ग्राफ होता है। और पाई चार्ट या सर्कुलर ग्राफ बनाने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को पाई चार्ट में, या फिर क्या कह सकता हूं मैं, सर्कुलर ग्राफ। ठीक है, कई बार बोल सकता है कि इस गिवन इन्फॉर्मेशन के लिए सर्कुलर ग्राफ बनाओ। जैसे हिस्टोग्राम होता है, बार ग्राफ होता है, ऐसे सर्कुलर ग्राफ बोलते हैं, मतलब कि सर्कल की फॉर्म में बनाना है। लेकिन सर्कल में बनाने के लिए या पाई चार्ट बनाने के लिए हमारे पास एक सबसे जरूरी चीज होती है, सेंट्रल एंगल। अब ये सेंट्रल एंगल क्या होता है? जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास चार कलर दे रखे हैं और 4 कलर है। इसका मतलब ये बात तो समझ में आ गई कि जो हम सर्कल बनाएंगे उस सर्कल के 4 हिस्से करेंगे। लेकिन 4 हिस्से किस तरीके से करने हैं ये डिपेंड करेगा उनका सेंट्रल एंगल कितना है। तो वही सेंट्रल एंगल हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। और जब भी हमें किसी चीज का सेंट्रल एंगल निकालना हो तो वैसे तो पीछे फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। जैसे अगर किसी भी चीज का हमें सेंट्रल एंगल निकालना पड़े जब पाई चार्ट बनाएंगे तो ये होता है वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360 डिग्री। अब 360 डिग्री इसलिए लिया गया है यहाँ पे क्योंकि देखो जो भी टोटल एंगल होता है, जो कंप्लीट एंगल होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पे 360 डिग्री लिया है। अब कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, मैं वो सीधे अप्लाई करना सिखा रहा हूँ कि कैसे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे ये पता करना है, देखो अभी मैं पाई चार्ट पे नहीं आ रहा, इसलिए मैंने देखो 2 जो कॉलम थे उससे अलग मैंने एक कॉलम यहाँ पे बनाया हुआ है सेंट्रल एंगल। मुझे ये पता करना पड़ेगा कि भाई रेड कलर वाले बैलून 12 तो है, लेकिन इस रेड कलर के लिए यानी कि इन 12 बैलून्स के लिए सेंट्रल एंगल कितना आएगा। तो वहां पे क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, मतलब कि रेड कलर के कितने बैलून्स है, 12, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू से मतलब टोटल बैलून कितने हो जाएंगे, 72, एंड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। देखो 72 से 365 टाइम्स आएगा, वही डिवाइड करके देख लेना। और जब 12 का 5 से करूंगा तो ये आएगा 60 डिग्री। इसका मतलब रेड कलर का जो पार्ट बनेगा वो 60 डिग्री एंगल के लेकर के बनेगा। ठीक है, ऐसे अब येलो का निकालो, तो येलो वाले कितने बैलून, 24, टोटल कितने हैं 72, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। 72 से 365 टाइम्स आएगा और 5 का मल्टीप्लाई 24 में तो 120 डिग्री। ठीक है, ऐसे 20 है तो ग्रीन कितने, 20 कितने में से, 72 में से, और टोटल एंगल 360 डिग्री। 72 से 365 टाइम्स और 5 का 20 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। लास्ट बचा ब्लू, ब्लू कलर के कितने, 16 कितने में से, 72 में से, इंटू 360 डिग्री। 72 से 360 जाएगा 5 टाइम्स और 5 का मल्टीप्लाई 16 से 80 डिग्री। दूसरी बात और ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने हर एक का एंगल निकाल लिया है। ये जो यहाँ पे जितने भी एंगल्स आए हैं, देखो चार कलर थे तो 4 ही एंगल बनेंगे, तो उन सभी का जो टोटल एंगल है उनको अगर ऐड करके देखा जाए वो 360 ही बनने वाला है। अगर मैं इसको ऐड करूं 12 प्लस 6 यानी कि 120, 60, 180 बनेगा। 180 में 100 ऐड करो 280, एंड 280 प्लस 80 देखो 360 ही निकल के आ रहा है। मतलब अगर सभी का सम मिलके 360 आ जाए तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो ठीक है, सभी जितने भी यहाँ पे पार्ट बनने हैं उनका टोटल एंगल वापस से कितना बनना चाहिए, 360 ही मिलना चाहिए। तो ये तो मैंने अब इसका सेंट्रल एंगल भी निकाल लिया है। अब बात करते हैं कि बनाएंगे कैसे। तो देखो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक सर्कल बनाना होगा। अब मैं बोल रहा हूं सर्कल बनाना है, अब तुम्हारे दिमाग में एक बात होना चाहिए कि सर्कल तो हम बना देंगे लेकिन कितनी रेडियस का। तो यहाँ पे फिर मैं ये बोलूंगा कि तुम्हें सर्कल बनाना है और रेडियस तुम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। ठीक है,
यानी कि जो भी तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो। रेडियस कोई मैटर नहीं करती यहाँ पे। अब हमें बस ध्यान रखना पड़ेगा कि इजीली हम उसको बना पाए। ऐसा नहीं है कि रेडियस इतना सा कंपास ले लिया और इसमें तुम सर्कल बना दे, पता लगा वो बना ही नहीं पा रहे। और ऐसा भी नहीं है कि तुमने इतना बड़ा रेडियस लिया, पता लगा वो कॉपी में ही नहीं आ रखा। तो बस एक सुइटेबल रेडियस आनी चाहिए कि ज्यादा छोटा भी ना हो, ज्यादा बड़ा भी ना हो। जैसे यहाँ पे मैंने बना लिया सर्कल, तो ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्कल ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या करना है, इसके 4 पार्ट तो करने हैं, लेकिन 4 पार्ट ऐसे नहीं कि मैंने ऐसे कर देना है। ये जो मैंने एंगल्स निकाले हैं, मुझे इन एंगल्स के अकॉर्डिंग इसके 4 पार्ट करने होंगे। सबसे पहले क्या करना है, मुझे ये सेंटर था, सेंटर को लेकर के यहाँ पे मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या कर देना, मुझे इसका एक रेडियस यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है हॉरिजॉन्टली इस तरीके से। तो पहले वाली जो रेडियस है वो तो मैंने ऐसी ड्रॉ कर दी हॉरिजॉन्टली। अब ध्यान दो, अब क्या करूंगा, अब मैं जो भी यहाँ पे एंगल बनाऊंगा इसके लिए सब में मैं यूज करने वाला हूँ डी का। किसका यूज करेंगे, डी का। तो देखो, जो पहला एंगल था रेड के लिए वो कितना बनना चाहिए, 60 डिग्री बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को लेकर के यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो मैंने डी के सेंटर को सर्कल के सेंटर पे रखा। फिर मैंने देखो, सेंटर से एक लेफ्ट वाली लाइन है, एक राइट वाली लाइन है। लेफ्ट की तरफ भी 0 आ रखा है, डी के राइट में भी 0 आ रखा है। ये ध्यान दो, जो मैंने रेडियस बनाई है वो रेडियस डी के राइट में लाई कर रही या डी के लेफ्ट में, वो डी के राइट से रखना। और डी के राइट में 0 ये है, तो 0 से कहां पे जाना है हमें, 60 डिग्री पे। तो 0 से 60 पे पहुंचूंगा, कहां पे जाऊंगा, यहाँ पे, ये यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट 60 है। तो इस पॉइंट को कहां से ज्वाइन कर देना है, इस वाले पॉइंट को। ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया 60 का, इस पॉइंट को डी के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से। लेकिन ध्यान दो बस इस तरीके से कि सर्कल को टच कर दे, तो मैं यहां से ज्वाइन कर दे रहा हूं। तो ये क्या बन गया, हमारा 60 डिग्री का एंगल बन चुका है। ये जो एंगल बना है कितने का बन गया, 60 डिग्री। ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ के साथ मैं यहाँ पूरा मेंशन करते चलूंगा। ये रेड कलर के लिए था ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे रेड कलर के पार्ट को, यानी कि ये रेड कलर वाले पार्ट का एंगल आ चुका है। अब नेक्स्ट देखो, अब जो नेक्स्ट एंगल है ना वो 120, वो कितना है 120। अब मैं इस लाइन को लेकर के फिर इस लाइन पर 120 का एंगल बनाऊंगा। फिर से कम डी रखा सेंटर पे। देखो ये लाइन इस 0 वाली इस वाली लाइन पर रखी है, यानी कि सेंटर से राइट वाली लाइन पर रखी है, और राइट में 0 ये है। तो 0 से कितना काउंट करना है, 120। इस 0 से 120 कहां पड़ेगा, ये रहा। तो 120 यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे 120 रिप्रेजेंट करेगा। तो इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो। मतलब कि सिर्फ इस तरीके से, देखो मैंने पॉइंट से सेंटर, अब ये नहीं कि पूरा ज्वाइन कर देना, बस इतना ज्वाइन कर दो कि सर्कल पर टच कर दे, तो यहां तक। तो ये जो हिस्सा बना ऊपर वाला, ये 120 डिग्री का बना। और ये 120 डिग्री ये किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, 120 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है येलो कलर को। तो ये किसका पार्ट हो गया, येलो का। देखो जो भी तू ये डायग्राम बनाएंगे, कंपास का यूज करेंगे, प्रॉपर डी का यूज करेंगे, तभी जाके यहाँ पे हमें फुल मार्क्स मिल पाएंगे। अगर हम इसको ऐसे बना देंगे कि हमने एंगल तो निकाल दिए लेकिन विदाउट मेजरमेंट बना देंगे, हमें मार्क्स नहीं मिलने वाले पूरे। ठीक है, तो पूरा हम डी और कंपास का यूज करेंगे इसमें, तब जाकर के हम पाई चार्ट बनाएंगे क्लियर। नेक्स्ट देखो, येलो के बाद है ग्रीन, और ग्रीन कलर का एंगल कितना है 100। तो येलो वाला पार्ट बन चुका था। अब इस येलो वाले पार्ट को लेकर के मैं 100 डिग्री बनाऊंगा। देखो ये सेंटर रखा, ये वाली लाइन मैं इस लाइन को लेकर के बना रहा हूं, और ये लाइन की तरफ 0 ये रहा। तो यहां से 100 डिग्री कहां आएगा, देख लो, यहां से 100 डिग्री यहां से आएगा, ये रहा ये पॉइंट। तो इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं सेंटर से। देखो मैंने ये वाला एंगल बनाया, ध्यान देना, इधर वाला ये वाला एंगल बनाया। तो ये जो एंगल है, अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा कर दूं एक तरीके से, ये वाला एंगल बनाया मैंने अभी। ये कितना बनाया मैंने, 100 डिग्री। और ये 100 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन को। और ध्यान दो, जैसे ही मैंने 3 बनाए हिस्से, चौथा हिस्सा अपना आप बन चुका है। चाहे इसको मेजर करके देख लेना, ये जो मेजरमेंट है ये अपने आप ही 80 आ जाएगी, ये अपने आप ही 80 निकल के आएगी। देखो 4 हिस्से थे ना, तो हमेशा जितने हिस्से हैं उससे एक कम ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जो लास्ट वाला है वो अपने आप बच जाएगा। तो जो बचा हुआ हिस्सा वो कौन सा हो गया, 80 डिग्री। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ब्लू कलर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो चुका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इसका पाई चार्ट बन चुका है। अच्छा एक बात और, अगर तुम इसका आंसर शीट में देखो आंसर शीट में थोड़ा कैसे कर रखा है कि इधर येलो आ रखा है, इधर ग्रीन आ रखा है, नीचे ब्लू है, इधर रेड है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा कहाँ पे आया। बात ये चीज ध्यान देना यहाँ पे कि जो मैंने यहाँ पे कलर के अकॉर्डिंग एंगल बताया, क्या वो वाला एंगल है कि नहीं है। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इधर येलो आए या इधर रेड है, या नीचे ब्लू है या इधर रेड है। कलर तो कोई सा भी कहीं पे भी आ सकता है,
लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है, एंगल वही निकल के आ रहा है। ध्यान से देखना, येलो का 120 ही है, रेड का एंगल 60 ही है, ब्लू का एंगल 80 ही है और ग्रीन का एंगल 100 डिग्री है। ठीक है, तो ये पाई चार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया हमसे, इन फिगर 17.11 द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द अमाउंट स्पेंट ऑन डिफरेंट स्पोर्ट्स बाय अ स्कूल इन ईयर, कि एक स्कूल डिफरेंट स्पोर्ट्स पे कितना अमाउंट खर्च कर रहा है, वो अमाउंट हमें यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो देखो ये हमें पाई चार्ट गिवन है, कितने गेम है यहाँ पे, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये टेनिस है और ये बास्केटबॉल, और इन सभी गेम्स का हमें सेंट्रल एंगल बता रखा है। हमें सेंट्रल एंगल बता रखा है। ये भी बताया गया है इफ द मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल इज ₹9,000, कि जो फुटबॉल वाला गेम है, फुटबॉल पे कितना मनी स्पेंड किया गया, 9,000। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके कुछ यहाँ पे आंसर्स है, कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस का हमें आंसर बताने हैं। ठीक है, जैसे पहला तो क्या पूछा गया, व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स, की टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया गया। तो देखो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, कितना स्पेंड किया गया होगा। अगर मैं ए वाले पार्ट की बात करता हूं, देखो एक चीज हमें पता है कि जो सेंट्रल एंगल होता है, जो टोटल एंगल होता है, यानी कि जिसमें से ये एंगल बनाए जाते हैं, वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है टोटल एंगल, 360 डिग्री। अब इस 360 को चाहे 4 पार्ट में डिवाइड करो, चाहे 5 पार्ट में डिवाइड करो, चाहे 6 पार्ट में। भाई जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 4 कलर थे, तो उसी 360 को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। यहाँ पे कितने गेम है, 5 गेम, तो उसी 360 डिग्री को यहाँ पे हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया। कल को मेरे पास कोई 6 इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मुझे एक बार 6 रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, तो उसी 360 को मैं 6 पार्ट में डिवाइड करूंगा। मतलब टोटल एंगल तो 360 ही होता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, हमें ये बताना है कि इसने टोटल गेम्स में, यानी कि सभी गेम्स में टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया है। तो ये बताओ, इसने यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन है, द मनी स्पेंड ऑन फुटबॉल इज 9,000। मनी स्पेंड ऑन फुटबॉल, मनी स्पेंड ऑन फुटबॉल, कि फुटबॉल पर कितना मनी उसने खर्च किया, 9,000 रुपया। अब ध्यान देना, मनी स्पेंड ऑन फुटबॉल 9,000, तो मनी स्पेंड ऑन फुटबॉल कितना है, 9,000। तो ये देखो फुटबॉल के लिए जो सेंट्रल एंगल है वो कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। फुटबॉल का सेंट्रल एंगल कितना है, 45। इसका मतलब अगर हमारा सेंट्रल एंगल 45 डिग्री है ना, तो ये 45 डिग्री है। देखो भाई, फुटबॉल का मनी 9,000 है और फुटबॉल का ही सेंट्रल एंगल 45 डिग्री है। तो ये जो 45 डिग्री है, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ 45 डिग्री ही कितने अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 45 डिग्री ही कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 9,000 को। देखो जब ये एंगल निकाला गया होगा, तो ये हमने एज अ फ्रैक्शन ही निकाला होगा। हमने ये देखा होगा भी फुटबॉल का अमाउंट ये है, टोटल अमाउंट से डिवाइड किया होगा इंटू 360, ऐसे करके आया होगा ये। ठीक है, तो ये सेंट्रल एंगल कैसे निकला होगा, 45 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ₹9,000 को। चलो मैं यहाँ पे मान लेता हूं टोटल अमाउंट। हमें टोटल अमाउंट नहीं पता, मैंने इसको एक्स सेलेक्ट कर लिया। अब ये बताओ जब टोटल अमाउंट एक्स है, तो सेंट्रल एंगल हमने कैसे निकाला होगा फुटबॉल के लिए। मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, फुटबॉल का सेंट्रल एंगल हमने कैसे निकाला होगा। भाई फुटबॉल पे कितना खर्च किया था हमने, 9,000 रुपए। कितने में से फॉर्मूला था ना, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल कंपोनेंट, तो वो कंपोनेंट क्या चल रहा है यहाँ पे, अमाउंट। तो फुटबॉल का अमाउंट कितना, 9,000। टोटल कितना है भाई, एक्स इंटू 360 डिग्री। जब ऐसे करूंगा तो ये क्या आप देखना, सेंट्रल एंगल। और क्या ये सेंट्रल एंगल मुझे फुटबॉल का पता है, 45 डिग्री पता है। तो इज इक्वल टू 9,000 अपॉन एक्स इंटू 360। सिंप्लीफाई कर लो, एक्स को उधर भेज दे रहा हूं मैं। x इज इक्वल टू 9,000 इंटू 360। एक्स ऊपर गया, 45 को नीचे लेके आ गया। ठीक है, अब ध्यान दो, 45 से 360 कितने टाइम्स आएगा, देखो 45 से 360 8 टाइम्स आएगा। भाई डिवाइड करके देख लेना। और जब मैं 9,000 का 8 में करूंगा तो 9 8 72 और 3 0, यानी कि जो टोटल अमाउंट निकल के आएगा, वो टोटल अमाउंट कितना निकल के आया, ₹72,000। कितना निकल के आया, 72,000। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टोटल अमाउंट एक्स मान लिया, फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल एंगल निकाला। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या बन गया कि फुटबॉल के लिए कितना खर्च किया, टोटल कितना खर्च किया इंटू 360। ठीक है, तो ये हमने सेंट्रल एंगल निकाला अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यूज, और सेंट्रल एंगल हमें पता भी था 45। इक्वेशन बन गई, एक्स के लिए सोल्व किया, एक्स 72,000। तो टोटल जो खर्च किया गया है गेम्स पर, वो कितना खर्च किया गया, 72,000। ये था हमारा इसका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पूछा गया इसमें, हाउ मच अमाउंट इज स्पेंट ऑन हॉकी। अब देखो, अब ये पूछना चाह रहा है कि अमाउंट हमने हॉकी पर कितना स्पेंड किया। अब बी वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, देखो अगर हमें अमाउंट निकालना है कि हॉकी का,
तो हॉकी का क्या हमें सेंट्रल एंगल पता है 100। अच्छा ये सेंट्रल एंगल 100 कितने में से है, ये 360 में से है ना। तो अगर मुझे अमाउंट ऑन हॉकी निकालना है, अमाउंट ऑन हॉकी, तो मैं इसका डायरेक्ट बता रहा हूं, अगर मुझे अमाउंट निकालना है हॉकी पे, हमें क्या गिवन है, सेंट्रल एंगल पता है इसका, सेंट्रल एंगल गिवन है, तो मैं सेंट्रल एंगल को लेकर के इसका फ्रैक्शन बनाऊंगा। भाई सेंट्रल एंगल कितना 100 डिग्री, कितने में से 360 में से। तो 100 डिग्री कितने में से 360 में से, और क्योंकि मैं अमाउंट निकाल रहा हूं तो टोटल कॉस्ट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 0 से 1 0 चला जाएगा, 36 से 72 टू टाइम्स और 2 0 बची 200, और 200 का अगर 100 में मल्टीप्लाई करता हूं तो 20000 यानी कि 20,000। तो अमाउंट ऑन हॉकी कितना इन्वेस्ट किया गया, 20,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा इसका पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट आता है इसमें पार्ट नंबर सी। सी पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट। सेम ऐसे ही जैसे हमने हॉकी का निकाला, अब क्रिकेट का निकालेंगे। तो क्रिकेट का कैसे निकालेंगे, क्रिकेट का अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट, अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट। क्या क्रिकेट का सेंट्रल एंगल पता है, भाई पता है 160 है। कितने में से है 160, 360 में से, और टोटल अमाउंट हमने कितना खर्च किया था 72,000। सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गई, 36 से 72 जाएगा 2 टाइम्स और 3 0 ऐसी रही, तो 2000 और 2000 इंटू 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा पास 32,000। इसका मतलब क्रिकेट पे कितना खर्च किया गया 32,000। ऐसे ही नेक्स्ट एस्टिमेट पार्ट नंबर डी, व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट स्पेंट एंड ऑन विच स्पोर्ट। कि लीस्ट अमाउंट कितना खर्च किया गया और कितने स्पोर्ट पर, किस स्पोर्ट पर। देखो ये बताओ, अमाउंट और सेंट्रल एंगल एक दूसरे का कोरस्पोंडिंग होता है। कोरस्पोंडिंग से मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस गेम के लिए अमाउंट कम उसका सेंट्रल एंगल कम, और जिस गेम का अमाउंट ज्यादा उसका सेंट्रल एंगल ज्यादा। या ये कहो सेंट्रल एंगल कम तो अमाउंट कम, सेंट्रल एंगल ज्यादा तो अमाउंट भी ज्यादा। इसने पूछा है ना लीस्ट अमाउंट किस गेम के लिए है, तो भाई ये देख लो यहाँ पे लीस्ट एंगल किसके लिए है। ध्यान से देखो, जो बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल के लिए सबसे कम सेंट्रल एंगल है, बास्केटबॉल के लिए सबसे कम सेंट्रल एंगल है। इसका मतलब डी वाले में अगर बात करता है गेम कौन सा है, तो भाई बास्केटबॉल। वो गेम कौन सा है जिसपे सबसे कम खर्च किया गया, बास्केटबॉल। और कितना अमाउंट खर्च किया गया अगर ये निकालना है, तो अमाउंट स्पेंट ऑन बास्केटबॉल, अमाउंट स्पेंट ऑन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का हमें एंगल पता है कितना 25 डिग्री, और इस एंगल को लेकर के हम इसको फ्रैक्शन बना लेंगे, यानी कि 25 डिग्री 360 का कितना हिस्सा है ये पता है ना, करना है। तो टोटल किससे डिवाइड कर देंगे 360 से, और ये तो आ गया एंगल में फ्रैक्शन। अब हम क्या निकाल रहे हैं अमाउंट, तो टोटल अमाउंट से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल अमाउंट कितना था हमारे पास, टोटल अमाउंट मतलब जो हमने सभी गेम्स में इन्वेस्ट किया इतना। 1 0 से 1 0 चली जाएगी, 36 से 72 2 टाइम्स और ये 100, और 200 का 25 से करूंगा तो भाई ये आ जाएगा 25 टू 50 और 2 0 यानी कि ₹5,000। तो सबसे कम हमने बास्केटबॉल पे खर्च किया है, और कितना खर्च किया है 5,000 रुपये। ठीक है, आगे यहाँ पे ई पार्ट बोला गया, वाई सो मच इंपॉर्टेंस इज गिवन टू स्पोर्ट्स इन स्कूल। अब यहाँ पे कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है, बस इसमें तो ये पूछा गया ई पार्ट में कि वाई सो मच इंपॉर्टेंस इज गिवन टू स्पोर्ट्स इन स्कूल, कि स्कूल में स्पोर्ट्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जानी चाहिए। ठीक है, उसका कारण पूछ रहा है, तो भाई कारण लिख दो कि भाई गेम खेलेंगे तो हम फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो उसमें बस ये लिख देना टू कीप फिट एंड हेल्दी, और अपनी तरफ से जो भी लिख सकते हो भाई 1-2 लाइन में लिख देना। ठीक है, टू कीप फिट एंड हेल्दी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है फिगर 17.12 shows the food preference of 2,160 students of a school. Read this graph and answer the following question. मतलब कि ये कह सकते हैं एक सर्वे टाइप हुआ, कितने स्टूडेंट्स पर, स्टूडेंट्स में जो टोटल जो स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो कितने थे 2,160। तो उन 2,160 से उनका फेवरेट फूड पूछा गया कि उनका कौन सा फेवरेट फूड है। ठीक है, और उसमें जो डेटा निकल के आया वो निकल के आया कि जैसे यहाँ पे राइस, यानी कि राइस के लिए 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट की गई है वो एज अ सेंट्रल एंगल में रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट की है कि राइस के लिए कितना निकल के आया 90 डिग्री, पास्ता 45 डिग्री, पिज्जा का 45 डिग्री, डोसा 60 डिग्री एंड चपातीज 120 डिग्री। तो वो प्रेफरेंस कुछ ऐसे निकल के आया, गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखी है एज अ सेंट्रल एंगल की फॉर्म में।
अब हमें यहाँ पे ये बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट प्रीफर चपातीज, यानी ये कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो देखो सबसे पहली बात, क्या हमें ये पता है यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? तो भाई हमें पता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 2160। कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं? 2160। और जो टोटल एंगल है भाई, देखो टोटल एंगल तो बताएगा भी नहीं, तो भी कितना होता है 360, क्योंकि ये जो एंगल यहाँ पे निकाले गए हैं कि जैसे यहाँ पे राइस का 90 डिग्री आया है, पास्ता का 45, तो ये कितने में से है? 90, 360 में से, क्योंकि एक सर्कल है और सर्कल में कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 ही होता है। ठीक है, तो ये चीज बताई गई है और ये तो हमें पता ही होता है, टोटल एंगल 360 में से। पहला यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट प्रीफर चपातीज, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रीफर चपातीज, तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो चपातीज को प्रेफर करते हैं? तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करो चपातीज के लिए जो सेंट्रल एंगल निकल गया है 120 डिग्री, तो इस 120 डिग्री को हम करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट, यानी कि 360 का कितना पार्ट है ये। तो देखो एंगल कितना है चपातीज के लिए, सेंट्रल एंगल 120, कितने में से है? 360 डिग्री। तो ये एज हमने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है चपातीस वाले उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया कि भाई इतना फ्रैक्शन है। ठीक है, अब ये 120/360 फ्रैक्शन में आ चुका। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं उससे कर दो मल्टीप्लाई, तो वो है 2160। सोल्व कर लेते हैं, देखो 0 से 0 चला जाएगा। ठीक है, ये 6 6 36, 6 3 18, 6 6 36 और 6 से 6 बारी, और 120 का 6 से करूंगा तो भाई 720 आ जाएगा आंसर। इसका मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट है जो चपातीस को प्रेफर करते हैं? वो है हमारे पास 70 स्टूडेंट्स। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना, एंगल दे रखा है तो एंगल का फ्रैक्शन बनाना होगा। अब एंगल का फ्रैक्शन एंगल से डिवाइड करोगे टोटल एंगल से। ठीक है, और उसको फिर हमने क्या कर दिया, टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास स्टूडेंट निकल के आ गए जो चपातीस को प्रीफर कर रहे हैं। ऐसे फिर बी वाला पार्ट भी सेम उसी तरीके से, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने किसके लिए? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो प्रीफर राइस, यानी कि जो राइस को प्रीफर करते हैं, जो राइस को ज्यादा पसंद करते हैं, वो कितने हैं? तो देखो राइस के लिए सेंट्रल एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो एंगल कितना राइस के लिए? 90, कितने में से भाई? 360 में से, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 2160। ठीक है, 360 से अगर इसको पूरा कट करेंगे, देखो अभी कट किया था, कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स जाएगा, और 90 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 540, तो ये आ जाएगा 540 स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट है इसमें सी पार्ट में पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट प्रीफर डोसा मोर देन पास्ता, कि कितने स्टूडेंट है जो डोसा को ज्यादा प्रीफर करते हैं, यानी कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रीफर डोसा मोर देन पास्ता, यानी कि हमें एक तरीके से क्या करना है, हमें जो डोसा वाले स्टूडेंट्स है वो भी निकाल लो, कितने स्टूडेंट पास्ता को प्रीफर कर रहे हैं वो भी निकाल लो, और उनका डिफरेंस पता कर लो कि भाई डोसा वाले जो स्टूडेंट्स है वो कितने ज्यादा है किससे? पास्ता वाले स्टूडेंट से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रीफर डोसा, तो डोसा के अगर स्टूडेंट्स निकालने, देखो डोसा के लिए सेंट्रल एंगल है 60, कितने में से? 360 में से, और मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2160, 360 से 2160 6 टाइम्स आएगा, और 6 6 36, तो 360 स्टूडेंट आएंगे किसके? जो डोसा को प्रीफर करते हैं। दूसरा किसके कंपैरिजन में पूछा था? पास्ता के कंपैरिजन में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रीफर पास्ता वाले स्टूडेंट्स के लिए सेंट्रल एंगल कितना था? 45, कितने में से? 360 में से, इनटू टोटल स्टूडेंट्स, 360 से 6 टाइम्स आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करके देखना 270 आएगा, यानी कि जो स्टूडेंट डोसा प्रीफर करे थे 360 है, और पास्ता वाले 270, इनका डिफरेंस चेक कर लो, 360 माइनस 270 कितना आ जाएगा? 90, यानी कि ऐसे 90 स्टूडेंट ज्यादा है, यानी कि डोसा वाले स्टूडेंट 90 ज्यादा है किससे? जो पास्ता को प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है, यही पूछा था इसमें। डी वाला पार्ट में पूछा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक पिज्जा। ठीक है, डी वाले में क्या पूछा गया है? व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक पिज्जा, कि पिज्जा को लाइक करने वाले कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है। अब यहाँ पे पिज्जा को लाइक करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको परसेंटेज में पूछा गया। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे? देखो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक
पिज्जा। पहली बात, क्या पिज्जा वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेंट्रल एंगल पता है? 45 बिल्कुल पता है। और ये 45 कितने में से है? 360 में से। तो जैसे मैंने उसको सेंट्रल एंगल को उसके टोटल एंगल से डिवाइड किया तो एक तरीके से मुझे फ्रैक्शन पता चल चुका है कि पिज्जा वाले स्टूडेंट्स का जो फ्रैक्शन है 45/360। अब क्योंकि मुझे फ्रैक्शन पता है, मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए भाई सीधी सी बात है, अब 100% से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो चुका परसेंटेज में कन्वर्ट। क्योंकि पढ़ा था हमने कि अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा दो, बस सोल्व कर लो। 45 से ये जो जाएगा ये 8 बार ही जाएगा। और देखो ये हमारा 4 2 जा 8, 4 से 25, तो कितना निकल के आया? 25/2%। या फिर इसको मैं अगर मिक्स्ड फॉर्म में लिखना चाहूं तो 12 1/2%। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 12.5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिज्जा को लाइक करते हैं, पिज्जा को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है। ई वाले पार्ट में पूछा गया इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इंक्रीजेस टू 2400। ई वाले पार्ट में बोला गया अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2400 बढ़ा दिए जाए, यानी कि अभी कितने हैं? 2160, 2160। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 2160 से 2400 कर दिए जाए, देन हाउ मेनी मोर पिज्जाज विल बी नीडेड इफ ईच स्टूडेंट ईट्स ओनली 1 पिज्जा। तो तब कितने पिज्जा हमें चाहिए होंगे अगर एक स्टूडेंट एक ही पिज्जा खा रहा है? ठीक है, यही हमें बताना है। देखो ई वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, इसने ये बोला गया है कि कितने पिज्जा हमें एक्स्ट्रा मंगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे सोचो, देखो एक स्टूडेंट एक ही पिज्जा खाएगा ना, यहाँ पे कंडीशन रखी है कि हर एक स्टूडेंट एक ही पिज्जा खाएगा। तो यहाँ हम ये पता कर लेते हैं कि जब नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 2160 है, भाई जब स्टूडेंट हमारे पास 2160 थे तब पिज्जा खाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं ये पता कर लो, तब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पिज्जा प्रीफर करेंगे वो पता कर लेते हैं। और जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 24 हो जाएंगे तब पिज्जा खाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं ये पता कर लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स बढ़े होंगे। अगर जब इनिशियली 2160 स्टूडेंट्स थे तो अगर मैं निकालूं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मैं क्या निकालता हूं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रीफर पिज्जा। तो यहां से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रीफर करता हूं तो पहली बात सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। कितने में से है भाई? 360 में से इनटू 2160। 360 से ये 6 टाइम्स आएगा और 6 का 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 270। कितना आ जाएगा? 270। यानी कि जब टोटल स्टूडेंट 2160 थे तब पिज्जा वाले स्टूडेंट्स कितने निकल के आ रहे? 270। वहीं जब टोटल स्टूडेंट्स 24 हो जाएंगे देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएंगे? यहां से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रीफर पिज्जा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रीफर पिज्जा, सेंट्रल एंगल 45, कितने में से? 360 इनटू 2400। सोल्व करो, देखो 1 0 से 1 0 चला जाएगा, ये 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 40, ये 2 3 जा 6 और 2 से 20 टाइम्स और ये 3 से 15 टाइम्स। मल्टीप्लाई करके देख लो 15 इंटू 2 300। तो देखो जब स्टूडेंट 2160 थे, यानी कि कौन से टोटल स्टूडेंट्स, जब टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पिज्जा लाइक कर रहे हैं 270 है, और जब 2400 है तो वो 300 निकल के आया। तो कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज इन स्टूडेंट देख लो ना भाई, इंक्रीज इन स्टूडेंट कितना हुआ? अब ये जो इंक्रीज इन स्टूडेंट है ये कौन से स्टूडेंट की इंक्रीज की बात कर रहा हूँ? जो पिज्जा वाले स्टूडेंट्स है वो कितने इंक्रीज हुए? 300 में से 270 माइनस कर दो, कितने स्टूडेंट इंक्रीज हुए? 30 स्टूडेंट्स। और जो कंडीशन ये है एक स्टूडेंट एक ही पिज्जा खा रहा है तो 30 स्टूडेंट इंक्रीज हुए तो 30 पिज्जा तो एक्स्ट्रा मंगाने पड़ेंगे। यही तो पूछा गया था हाउ मेनी मोर पिज्जा विल बी नीडेड। तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए भाई? एक्स्ट्रा तो हमें 30 और चाहिए होंगे ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।